पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग को वो टाइगर अपनी सारी की सारी पावर्स दे देता है, जिस वजह से फैंग अब जब चाहे उसकी स्पिरिट बाहर निकाल कर उसकी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद वो वहाँ से गोंग के पास आता है ताकि उससे फाइट कर सके, और इस बार वो उसे बहुत अच्छी टक्कर भी देता है। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, इससे पहले ही वहाँ पर एक एल्डर आ जाता है जो फैंग के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। फैंग उसके सामने काफी कमजोर दिखाई दे रहा था। उसके अंदर वाली लड़की अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए भी उस एल्डर से फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता और वो काफी दिनों की डीप स्लीप के अंदर चली जाती है। लेकिन तब वहाँ पर फैंग के मास्टर आकर उसे बचा लेते हैं और उसे अपने घर पे लाकर उसका इलाज करते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी एल्डर को देखते हैं जो एक घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठा होता है और उसके सामने ही गोंग भी होता है, जिसे उसने बचाकर यहाँ पर लेकर आ गया था। तब गोंग अपने सामने उस एल्डर को देखकर कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचा ली, वरना फैंग तो मेरी जान ही ले लेता। तब वो एल्डर उससे कहता है, क्या तुम फैंग से अपना बदला लेना चाहते हो? इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। उस फैंग ने तुम्हें सारे लोगों के सामने इतना बुरी तरीके से मारा है कि तुम्हारी जान भी चली गई होती। तो अगर तुम उससे बदला लेना चाहते हो तो मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये सुनकर तो गोंग एकदम हैरान रहता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अभी यहाँ पर हाँ कहे या फिर नहीं। तब वो एल्डर उससे कहता है, तुम्हारी यही कमजोरी कि तुमने फैंग को कम पावरफुल समझा, उसी वजह से फैंग तुम पर भारी पड़ गया। वरना अगर तुम पहले से ही तैयार रहते तो वो फैंग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हारा ब्रेक थ्रू करने में भी मदद करूंगा और इसी के साथ साथ हम फैंग से बदला भी ले लेंगे। तब गोंग उससे कहता है, मैं बदला तो लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी 1 साल से भी कम का टाइम बचा है और इसके अंदर मुझे अपना लेवल भी ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि फैंग की पावर्स देखकर तो साफ पता चल रहा है कि वो मुझे बड़ी ही आसानी के साथ मार सकता है। लेकिन 1 साल के अंदर ब्रेक थ्रू करना काफी मुश्किल लग रहा है। जिस पर वो एल्डर कहता है, बस तुम हाँ या ना कहो, अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हारा जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करवा दूंगा और तुम्हें जियानवू रेल्म के 6th लेवल पर पहुंचा दूंगा। ये सुनकर गोंग एकदम हैरान और खुश हो जाता है। अब वो उस एल्डर के सामने झुकते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। मैं बिल्कुल फैंग से बदला लेने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे मेरी ब्रेक थ्रू करने में मदद कर दें। मैं और मेरा पूरा सेट आपका आभारी रहेगा। साथ ही जब आपने मेरी इतनी मदद की ही है तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तब वो एल्डर उससे बताता है, मैं डेप्यूटी जनरल मैनेजर हूँ किलिंग प्रिंस मेंशन का, और मैं तुम्हारे सेक्ट के एल्डर्स का बहुत ही पुराना और अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सेक्ट में किसी भी टाइम आ जा सकता हूँ और वहाँ के लोग भी मुझे एक एल्डर की तरह ही मानते हैं। दूसरी तरफ हम फैंग को उसके मास्टर के साथ देखते हैं, जिनके सामने एक बहुत बड़ी ईगल होती है जिसके ऊपर कोई भी बैठकर कहीं पर भी जा सकता है। फैंग तो उस ईगल को देखकर एकदम हैरान रहता है कि आज तक उसने इतनी बड़ी ईगल तो कभी भी नहीं देखी। वो अपने मास्टर से कहता है, मास्टर क्या मैं इसके ऊपर सवारी कर सकता हूँ? जिस पर उसके मास्टर कहते हैं, मैंने इसी के लिए तो इसे यहाँ पर बुलाया है, तुम बहुत लकी हो। मैं तुम्हें इसी के ऊपर बिठाकर शूरा घोस्ट टावर में ले जाऊंगा ताकि तुम वहाँ से स्पिरिचुअल फ्रूट कलेक्ट कर सको, क्योंकि तुम जानते ही हो कि अब तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग पड़ चुके हैं जो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम्हें वो स्पिरिचुअल फ्रूट कलेक्ट करना होगा। उस फ्रूट की मदद से तुम्हारी एन्चांटमेंट पावर्स भी बढ़ेगी और उसी के साथ साथ अगर तुम किसी पावरफुल स्पिरिटिस्ट को वो फ्रूट देते हो तो तुम्हारा सपोर्टर बनने के लिए भी तैयार हो जाएगा और जहाँ पर भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी वो तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएगा। इसी तरह से तुम उस एल्डर और उस गोंग से बच सकते हो, वरना हर टाइम तुम्हारे ऊपर खतरा बना रहेगा। लेकिन इस बात का याद रखना कि वो फ्रूट को लेना इतना आसान काम नहीं है। वहाँ पर काफी सारे पावरफुल लोग आए होंगे जो उस फ्रूट को लेना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी पूरी मेहनत करके उस फ्रूट को हासिल करना है। तभी वहाँ पर भागते हुए मिंग आ जाती है जो फैंग के गले लग जाती है और उससे रोते हुए कहती है, युन दोबारा मेरे घर पर आया था जहाँ उसने मुझसे शादी करने के लिए फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मेरी बहन ने तो मुझे एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो मुझे हाथ ना लगा सके, लेकिन तब युन सभी से फाइट करने लगा और वो धमकी देते हुए गया है कि वो 1 महीने बाद दोबारा यहाँ पर आएगा और सब कुछ तोड़ फोड़ देगा अगर मैंने उससे शादी करने के लिए हामी नहीं भरी। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि तुम युन से मेरा पीछा छुड़ा सको। तब फैंग उससे कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो उसने 1 महीने का टाइम दिया है ना। मैं अभी किसी खास काम के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, बस मुझ पे भरोसा रखना, कोई भी तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकता। जिस पर मिंग भी कहती है, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिसके बाद फैंग अपने मास्टर के साथ उस ईगल पे सवार होकर शूरा घोस्ट सिटी के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में फैंग अपने मास्टर से पूछ रहा होता है कि अगर वो फ्रूट
इतना ज्यादा ही पावरफुल है तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर तो होंगे, वो लोग पहले ही इस फ्रूट को क्यों नहीं ले लेते हैं। जिस पर उसके मास्टर बताते हैं वहाँ पर पहले से एक एग्रीमेंट बना हुआ है कि कोई भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर वहाँ जा ही नहीं सकता, सिर्फ यंग जनरेशन जो होती है सिर्फ वही वहाँ पर जा सकती है, वरना तो सबसे पहले ही कोई पावरफुल कल्टीवेटर वहाँ जाकर उस फ्रूट को ले लेता। इसलिए जो तुम्हारी उम्र के आसपास होंगे सिर्फ वही लोग शूरा घोस्ट सिटी के अंदर जा सकते हैं। लेकिन तुम्हारी जैसे यंग जनरेशन में भी बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो शूरा घोस्ट सिटी तक पहुंच पाए होंगे। पिछले 100 साल में आज तक कोई भी वहां पर नहीं पहुंच पाया है, इसलिए तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। तुम जरा सा भी उसे हल्के में नहीं ले सकते। वो शूरा घोस्ट सिटी अलग अलग लेवल के ऊपर बनी है, तुम जितना लेवल क्रॉस करते जाओगे आगे का लेवल उतना ही ज्यादा हार्ड होते जाएगा, और जब तुम आखिरी में पहुंचोगे तभी तुम्हें वहां पर वो फ्रूट मिलेगा। उसके पहले के लेवल इतने खतरनाक है कि तुम्हारी इसमें जान तक जा सकती है, इसलिए हर तरह से सावधान रहना। पर फैंग मान जाता है और वो दोनों वहाँ से शूरा घोस्ट सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद शूरा घोस्ट टावर भी है और उसी टावर के ऊपर वो फ्रूट भी रखा हुआ है जिसे लेने के लिए फैंग यहाँ पर आया है। जिसके बाद वो दोनों सिटी के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहाँ आने के बाद फैंग को वहाँ पर कई सारे लोग व्हाइट रोब पहने हुए दिखाई देते हैं और उसी तरह का व्हाइट रोब उसके मास्टर ने भी पहन लिया था। फैंग उनसे इसका कारण पूछता है, जिस पर उसके मास्टर बताते हैं ये व्हाइट रोब जो है वो स्पिरिटिस्ट के लेवल में सबसे लो लेवल पर आता है। तुम्हें अगर कोई भी स्पिरिटिस्ट ग्रे या फिर ब्लू रोब के अंदर दिखाई दे तो वो समझ जाना कि वो मुझसे ज्यादा लेवल के ऊपर है, क्योंकि सबसे नीचे व्हाइट रोब वाले आते हैं, उसके ऊपर ग्रे आते हैं, फिर उसके ऊपर ब्लू आते हैं। इस तरह से उनका लेवल डिसाइड किया जाता है। और जहाँ तक कि मुझे पता है ग्रे रोब वाले स्पिरिटिस्ट सिर्फ 2 ही है और ब्लू वाले का तो शायद एक ही होगा या फिर वो भी नहीं। इसके बारे में तो मैं भी ठीक तरह से नहीं जानता, इसलिए तुम अब समझ ही सकते हो कि स्पिरिटिस्ट बनना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए तुम्हें और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और जल्द से जल्द उस फ्रूट को भी हासिल करना है। एक बार अगर तुम्हारा कोई सपोर्टर बन जाए तब तुम्हारे को छूने वाला इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में कोई नहीं होगा। तब थोड़ी दूर आने के बाद फैंग और उसके मास्टर को शूरा घोस्ट टावर दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल एक बॉल की तरह था। ये देखकर तो फैंग भी हैरान रहता है। उसके मास्टर कहते हैं ये 4 लेवल पर डिवाइड किया गया है, सबसे लो पे पहला लेवल है, उसके बाद सेकंड, और ऐसे ही करते हुए 4 लेवल तुम्हें क्रॉस करने हैं और आखिरी में जाकर ही तुम्हें वो फ्रूट मिलेगा। साथ ही वहाँ पर कई सारे डिसाइपल भी आए होते हैं जो सभी अपना रजिस्ट्रेशन कराने आए थे ताकि वो शूरा घोस्ट टावर के अंदर जा सके। लेकिन जब फैंग के मास्टर उसे वहाँ पर लेकर अपना रजिस्टर कराने आते हैं तो वहाँ पे खड़ा हुआ आदमी उन्हें वहाँ से भगा देता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अच्छे सेट से आए हुए लोगों को ही रजिस्टर किया जाता है। फैंग के मास्टर उसे मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मेरे डिसाइपल के पास बहुत ज्यादा हिम्मत है, वो कैसे भी करके इस शूरा घोस्ट टावर के आखिरी लेवल पर पहुंचने की कोशिश करेगा, इसलिए आप प्लीज इसका रजिस्टर करा लो। लेकिन ये सुनकर तो वो आदमी फैंग के मास्टर का ही मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। ये देखकर फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा उस आदमी का गला ही पकड़ लेता है। तब वहाँ पर एक दूसरे सेट का आदमी आता है जो फैंग से कहता है क्या कहा तुमने, तुम कौन से सेट से आए हो? वो सेट तो बहुत ही ज्यादा कचड़ा है और तुम्हारे जैसे लोगों को इस शूरा घोस्ट सिटी के अंदर आने भी किसने दिया, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसे कचड़ों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर जो फैंग को गुस्सा आता है उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो उस आदमी को इतना मारता है कि वो उसके सामने खड़ा तक नहीं हो पाता और 1 सेकंड के अंदर फैंग उस आदमी को पटक कर वहीं पर गिरा देता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि इस फैंग ने इतनी आसानी के साथ इसे कैसे जमीन पे पटक दिया। तब फैंग की ऐसी पावर्स देखकर वहाँ पर एक दूसरा डिसाइपल आता है जिसका नाम गूबू होता है। वो फैंग से कहता है तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी पावर्स हैं, क्यों ना तुम हमारे सेट की ही तरफ से होते हुए इस शूरा घोस्ट टावर के अंदर चलो, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी, तो क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? ये सुनकर फैंग खुश हो जाता है और उसका शुक्रिया भी करता है। लेकिन जाने से पहले उसके मास्टर उसे एक और बार चेतावनी देते हुए चाहते हैं कि वो बहुत खतरनाक जगह है, इसलिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना और हार मत मानना, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम वो फ्रूट जरूर ले लोगे। जिसके बाद फैंग गूबू के साथ शूरा घोस्ट टावर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसके पीछे जिस आदमी को उसने मारा था वो अब भी उसका पीछा कर रहा होता है ताकि एक मौका मिले और वो फैंग को बहुत बुरी तरीके से मारे। तब रास्ते में चलते हुए गूबू फैंग को बताता है यहाँ पर काफी टाइम पहले एक बहुत ही पावरफुल डिसाइपल आया था जिसका नाम तियान चैन था और उसने आखिरी लेवल तक के शूरा घोस्ट टावर को अचीव करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे वो आखिरी लेवल पे पहुंचने के बाद उस फ्रूट को लेने वाला था तभी वहाँ पर एक अजीब सा मॉन्स्टर जैसा इंसान आया जिसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। कहा जाता है कि वो मॉन्स्टर अब भी शूरा घोस्ट टावर के अंदर ही है और जो भी आखिरी लेवल तक के पहुंचने
पहुंचने वाला होता है वो उसे रोकने के लिए आ जाता है ताकि कोई भी आसानी से उस फ्रूट को नहीं ले सके। वो किसी बंदर या अजीब से मॉन्स्टर जैसा दिखाई देता है। उसके बाद से ही आज तक किसी ने उसे नहीं देखा। जब तक वो आखिरी लेवल तक ना पहुंच जाए तब तक कोई भी उसे नहीं देख सकता। तब फैंग एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर खड़े होने के बाद वो सीधा सीधा शूरा घोस्ट टावर के अंदर चले जाएगा। और जैसे वो उसके अंदर खड़ा होता है वो चीज एक जोरदार प्रेशर के साथ फैंग को वहाँ से हवा में उड़ा देती है। और जैसे फैंग उड़ता है वहाँ से वो सीधा शूरा घोस्ट टावर के पहले लेवल के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी होता है। लेकिन फैंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये पहला लेवल है या फिर दूसरा, इसलिए वो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तब उसे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जायंट बॉल दिखाई देता है जिसके अंदर से इतनी ज्यादा वेव्स निकल रही थी कि अगर कोई भी उस वेव से टकरा जाए तो वो 1 सेकंड के अंदर बिल्कुल बर्फ में जम जाएगा और वहाँ से सीधा जमीन पे जाकर गिरेगा। इसलिए फैंग जैसे तैसे उससे बचते हुए वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सके। वहीं काफी सारे लोग जो उस वेव से टकरा गए थे उसने जमीन पे आकर गिरने लगते हैं जिसमें से कई सारे लोगों को तो चोटें भी लग जाती है। ये देखकर तो फैंग के मास्टर हैरान थे कि कहीं फैंग भी ना नीचे आकर गिर जाए। यहाँ आकर वो गिरा तो उसे चोट भी लग सकती है। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो एक और नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया होता है और ये जगह तो बिल्कुल स्पेस की तरह दिखाई दे रही थी। चारों तरफ एस्ट्रॉइड होते हैं जिनके ऊपर ही खड़े होकर उन्हें यहाँ से अगले लेवल पर जाना होगा। इसलिए गूबू फैंग को वहाँ से जल्दी आगे बढ़ने कह रहा होता है। इसलिए फैंग उसी का पीछा करते हुए वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन तब वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसको फैंग ने बहुत मारा था। अब वो आते साथ ही फैंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। इसलिए वो सबसे पहले अपने सारे के सारे साथियों को फैंग को मारने के लिए भेज देता है। लेकिन फैंग तो बड़ी ही आसानी के साथ उसके सारे के सारे साथियों को मारना शुरू कर देता है जहाँ कोई भी उसके सामने जरा सा नहीं टिक पाता। अब वो देखते ही देखते एक साथ कई सारे लोगों को बस चुटकियों में खत्म करके वहाँ से नीचे फेंक देता है। जिसके बाद वो उस आदमी के भी पास आता है और उसे लगातार इतने सारे थप्पड़ मारता है कि उसका पूरा मुंह ही सूज जाता है। जिसके बाद वो उस आदमी को भी वहाँ से नीचे फेंकने वाला होता है। लेकिन नीचे जाने से पहले वो आदमी उसे धमकाते हुए जाता है कि देख लेना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फैंग को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। वो बड़ी ही आसानी के साथ उसे भी नीचे फेंकने के बाद अपने आगे का सफर शुरू कर देता है जहाँ वो एस्ट्रॉइड पे कूदते हुए आगे बढ़ रहा होता है ताकि जल्द से जल्द इस लेवल को भी पार कर सके। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।